नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस वक्त पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की नज़रें पश्चिम एशिया में लगी हुई हैं। सबकी नज़रें ईरान और इजराइल पर लगी हुई हैं। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जारी सैन्य कार्रवाई के जवाब में कल ईरान ने इजराइल पर हमला किया। इसके बाद इजराइल ने कहा है कि वो बदला लेगा। तो बदला कैसा होगा? क्या ये इजराइल ईरान युद्ध में बदलेगा? दोनों की ताकत कितनी है? कौन किस पर भारी है? इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलेंगे इस बुलेटिन में, साथ ही सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। यूएन प्रमुख ने हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिका ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कई दिन के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद लेबनान में शुरू हुआ जमीनी संघर्ष। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच भिड़ंत में 8 इजरायली सैनिकों की मौत की पुष्टि। हिजबुल्लाह को भी बड़ा नुकसान। ईरान पर इजरायली जवाबी आशंका के बीच पश्चिम एशिया में भारी तनाव। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंत्रणा। आईडीएफ प्रमुख ने कहा कि पश्चिम एशिया के किसी भी स्थान पर ईरान को दिया जा सकता है जवाब। पश्चिम एशिया संकट के बीच इटली में G7 की बड़ी बैठक। सदस्य देशों ने ईरानी हमले की कड़ी निंदा की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, क्षेत्र में व्यापक संघर्ष किसी के हित में नहीं। कूटनीतिक समाधान अब भी है संभव। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया था। अब पूरी दुनिया की नज़र इजराइल पर लगी हुई है कि कैसे इजराइल इन हमलों का जवाब देता है। इस सब के बीच दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सैन्य झड़प चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना के बाद लामबंदी शुरू हो गई है। कई देश इजराइल के साथ खड़े हैं तो कई तुरंत इलाके में शांति और युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अब दुनिया की नजरें इजराइल पर हैं कि मंगलवार को ईरान द्वारा की गई मिसाइलों की बौछार का जवाब वो कैसे और कब देता है। ईरान जहां भीषण नुकसान की बात कर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इजराइल ईरानी मिसाइलों के फुस हो जाने के साथ ही अपने रक्षा कवच आयरन डोम की प्रशंसा कर रहा है। बढ़ते दबाव के बीच दक्षिणी लेबनान में शुरू किए गए सीमित और स्थानीय जमीनी अभियान में इजराइल ने अपनी नियमित पैदल सेना और बख्तरबंद इकाइयों को उतार दिया है। हालांकि अब तक इजराइल के जमीनी अभियान से इनकार कर रहे हिजबुल्लाह ने माना है कि बुधवार सुबह को इजरायली सेना के साथ उसकी पहली झड़प हुई। मंगलवार को जमीनी ऑपरेशन के लिए इजरायली कमांडो और पैराट्रूप इकाइयां लेबनान की सीमा में घुसी थीं। जमीनी ऑपरेशन का उद्देश्य मुख्य रूप से सीमा पर सुरंगों और अन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करना बताया जा रहा है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के करीब 25 और गांवों को खाली करने का आदेश जारी किया है। उधर बेरूत में आईडीएफ का हवाई हमला जारी है। सेना ने अलसीरत टीवी चैनल को निशाना बनाया है, जबकि ईरानी हमलों के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वार कैबिनेट की बैठक की। इससे पहले मंगलवार को भी कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर चले जाने का आदेश दिया था। इजराइल ने ईरान को माकूल जवाब देने का संकल्प दोहराया है, तो वहीं ईरान ने भी गंभीर प्रतिक्रिया देने की प्रतिबद्धता जताई है। जो लोग इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और नसरुल्लाह इसका ताज़ा उदाहरण है। अगर वे जवाब देना चाहते हैं तो उन्हें और भी गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह ने लेबनानी शहर मारून अल रास में इजरायली सैनिकों के साथ नई झड़पों की बात कही है। ये शहर इजराइल लेबनान सीमा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली सैनिक शहर के पूर्वी हिस्से से घुसी, जिन्हें रोकने के लिए झड़पें जारी हैं।
लेबनानी सेना ने भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़प की पुष्टि की है। लेबनानी सेना ने कहा है कि आईडीएफ ने ब्लू लाइन का उल्लंघन करते हुए 400 मीटर तक अंदर घुस आई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इजराइल से लेबनान में युद्ध प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की है। हालांकि इजराइल ने एंटोनियो गुटेरेस के अपने देश में प्रवेश करने पर ही पाबंदी लगा दी है। लेबनान में युद्ध से बाहरी शक्तियों की भागीदारी और भी बढ़ सकती है। मैं अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिमी एशिया की ताज़ा स्थिति पर कई अरब देशों के नेताओं से मुलाकात की है। रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। जो कुछ हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि में हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं और निश्चित रूप से हम किसी भी कार्रवाई की निंदा करते हैं जिससे नागरिकों की मौत होती है। इस बीच जर्मनी ने इजराइल पर दागी गई मिसाइलों के मद्देनजर ईरान को तलब कर जवाब मांगा है। वहीं क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कई देशों ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येवोल ने बढ़ते तनाव के बीच इजराइल और पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत सैन्य विमान तैनात करने का आदेश दिया है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हेली ने साइप्रस के अपने समकक्ष से मुलाकात की। उधर डेनमार्क की पुलिस ने कोपेनहेगन में इजराइल के दूतावास के पास हुए 2 विस्फोटों की जांच के सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि विस्फोटों का निशाना इजरायली दूतावास था या नहीं। धमाके में कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ है। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें इजराइल ने कहा है कि ईरान के द्वारा जो कल मिसाइल हमला किया गया था उसका इजराइल ज़रूर बदला लेगा, और अगर इजराइल बदला लेता है तो जाहिर सी बात है, ईरान ने कल ये भी कहा था कि अगर आप इसका जवाब देते हैं तो उसके बाद ईरान फिर कार्रवाई करेगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की ये शक्ल लेता है तो आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ईरान और इजराइल में से ताकतवर कौन है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, आप ये देखिए, ये इतना बड़ा मुल्क है ईरान, और इजराइल एक छोटा सा मुल्क है यहाँ पर। इसके बीच में सीरिया, इराक, जॉर्डन और लेबनान, ये छोटा सा ये वेस्ट बैंक का इलाका है यहाँ पर जिसको फ़लस्तीन बोला जाता है। ऐसे ही ये गाज़ा स्ट्रिप का इलाका है। तो क्षेत्रफल के लिहाज से अगर हम बात करें तो ईरान काफ़ी बड़ा मुल्क है, इजराइल बहुत छोटा सा मुल्क है, और इन दोनों के बीच में कई सारे मुल्क हैं। करीब 21,000 किलोमीटर की दूरी है ईरान से इजराइल की। कल जो मिसाइल अटैक किया गया था वो ईरान से किया गया था, और यहाँ इजराइल के विभिन्न इलाकों में वो मिसाइल अटैक किया गया था। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, और आइए आगे हम देखते हैं कि दोनों के बीच में 2100 किलोमीटर की दूरी है। ये हमने अभी बताया था कि ईरान से जो इजराइल की दूरी है ये 2100 किलोमीटर की दूरी है। और आबादी की अगर बात करें तो ईरान की जो आबादी है वो करीब 88.6 मिलियन ईरान की आबादी है, और 9.6 मिलियन आबादी है इजराइल की। तो आबादी के लिहाज से भी ईरान काफ़ी बड़ा है। और रक्षा बजट की अगर बात करें तो ईरान का रक्षा बजट ज़रूर कम है। ईरान का जो रक्षा बजट है वो 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इजराइल का जो रक्षा बजट है वो 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। तो रक्षा बजट के लिहाज से अगर हम बात करें तो इजराइल का ज़्यादा है। और लड़ाकू विमानों की अगर हम बात करें तो ईरान के पास करीब 320 लड़ाकू विमान हैं, इजराइल के पास 340 लड़ाकू विमान हैं। इजराइल के जो लड़ाकू विमान हैं वो काफ़ी अपग्रेडेड हैं, ईरान के पास पुराने लड़ाकू विमान भी हैं। और पैदल सेना की अगर हम बात करते हैं तो ईरान के पास 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं। यानी कि मिलिट्री की अगर हम बात करें तो ईरान की मिलिट्री बड़ी है, और ईरान की नौसेना थोड़ा पुरानी है, 220 जहाज हैं इसमें। इजराइल की नौसेना की अगर बात करें तो काफ़ी आधुनिक नौसेना है, और 60 जहाज़ का बेड़ा इजराइल के पास है। मिसाइल की अगर आप बात करते हैं, मिसाइल और ड्रोन के मामले में ईरान को मध्य पूर्व में, या यहाँ से हम देखें तो पश्चिम एशिया में काफ़ी ताकतवर माना जाता है। उन्नत मिसाइल और ड्रोन है ईरान के पास। इजराइल के पास स्वदेशी मिसाइल भी हैं और विदेशी मिसाइल और ड्रोन भी हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो परमाणु ताकत की अगर हम बात करें तो ईरान परमाणु हथियार संभव हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ईरान पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं, और हो सकता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। लेकिन अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल के साथ सीधा सीधा अमेरिका का समर्थन है, अमेरिका और पश्चिमी देशों का।
यानी कि परमाणु ताकत की अगर हम बात करें तो इजराइल जब अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मिल जाता है तो परमाणु ताकत, एक बड़ी परमाणु ताकत इसको कहा जा सकता है। तो इसके बाद कई सारे सवाल भी उठते हैं, उन सवालों के जवाब अभी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। On the turbulent waters of the ocean, I stand firm in my country's defense. In the ocean's deepest depths, I roam unfettered. And high above the oceans, I bring my enemy down. As limitless is the ocean, so are my opportunities to make a career out of a calling, to serve the nation with honor, to succeed in battle and in life. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम एशिया में हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ जहां इजराइल का संघर्ष चल रहा है हिजबुल्लाह के साथ और हमास के साथ, वहीं अब इजराइल और ईरान भी आमने सामने आ चुके हैं। कल ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई थी इजराइल के ऊपर, जिसके बाद इजराइल ने कहा था कि वो बदला लेगा और ईरान ने यह भी कहा था कि अगर इजराइल बदला लेता है तो फिर वो और कार्रवाई करेगा। ऐसे में काफ़ी विकट परिस्थिति वहाँ पर बन रही है। हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी, सेवानिवृत्त रणनीतिक और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में सुधाकर जी। सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है कि कल ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी हैं। इजराइल ने कहा है कि वो बदला लेगा और ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल इसका बदला लेता है तो हम और हमले करेंगे। लेकिन अगर इजराइल बदला लेता है तो किस तरह का बदला ये हो सकता है? देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे पहले नमस्कार और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। हमारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, आज के दिन में इजराइल अगर ऑफेंसिव या आक्रमण कर रहा है, किस कारण की वजह से? वो 7 अक्टूबर को जो घटना घटी थी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ, उसके सिविलियन के खिलाफ, क्या उस घटना से जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान से इसने इजराइल ने क्या अभी कुछ हासिल किया है आक्रमण की वजह से? तो सबसे बड़ा एक केंद्र बिंदु होता है कोई भी फोर्स मिलिट्री ऑफेंसिव स्टार्ट करने से पहले एक पॉलिटिकल एम और एक मिलिट्री एम रखते हैं। उन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री एम कहीं पे आपको लिखित रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम वो बयान देते रहे हैं। मेरे एक मिलिट्री जनरल होने के नाते मेरे मन में जो आता है, मेरा रिसर्च और स्टडी के मुताबिक, एक अहम मुद्दा उनका था कि जितने हॉस्टेजेस हैं, इन हॉस्टेजेस को किसी भी तरह जल्दी से जल्दी रिहात या फ्री कराएं। आज के दिन में एग्जैक्ट फिगर शायद आपको पता होगा, रफली 115 के करीब अभी तक हॉस्टेजेस उनके पास हैं जो आए नहीं। कोई जगह आपको 75, 85, बट एक्चुअली ये 112, 115 के अंदर है। काफी हॉस्टेजेस ऑलरेडी मारे गए हैं, ठीक है ना। 450 में से ये है हालत।
नंबर 2 जो था कि जो टेररिस्ट, ये जो लड़ाई है एक टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, मुद्दा जो उठाया है यूनाइटेड नेशन में उनके नेतान्याहू साहब की स्पीच, अगर आप बारीक फाइन कोम से देखेंगे, ये एक चीज वो बिना कह के भी कह डाले हैं कि हमारे प्लानेट के ऊपर, ये पृथ्वी के ऊपर टेररिज्म का कोई जगह नहीं है, जो कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट के साथ मैच करता है। मैं साइड बाय साइड को रिलेट करते रहूंगा, ताकि हमें देखना पड़ेगा कि भारत के लिए क्या हमें पद्धति, क्या स्टेप उठाना चाहिए इस चीज को बंद करने का। तीसरा चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये एक देश के एक लीडर है। इजराइल पिछले 4-5 सालों में इसका जो पहले नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काफी गहरा एक फोकस हुआ करता था, धीरे धीरे इंटरनल डिसऑर्डर के वजह से इनका फोकस शिफ्ट हुआ है। मिलिट्री फोर्सेस, अगर समाज का शिफ्ट हो रहा है फोकस, तो मिलिट्री फोर्स भी तो समाज का एक हिस्सा है। ये भी शिफ्ट हुआ है, जिसके वजह से मैं ये कहूंगा लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी हुआ है। आयरन डोम नॉन फंक्शनल होना और सुबह 6:30 और 6:55 7 अक्टूबर को पूरा ब्लैकआउट करके एक मल्टी डायरेक्शनल अटैक का भुगत होना, ये बहुत ही एक फॉर्मिडेबल। ठीक है सर, आप जो ये तथ्य रख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी के जो हालात बने हुए हैं उसमें सीधा सा सवाल ये आता है कि क्या इजराइल जो कल हमला हुआ है ईरान की ओर से, मिसाइल हमला, उसका जवाब देगा, और देगा तो किस तरह का जवाब दे सकता है? इसका जवाब पक्का देगा, क्योंकि इसमें ऐसा है, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इजराइल इज वेरी वेरी पैरामाउंट एंड इम्पोर्टेंस। अभी नेतन्याहू साहब का पॉलिटिकल रेटिंग इंप्रूव हुआ है, वो अलग बात है, सही आप कह रहे हैं कि अलग है, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाह रहा था, लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए सीधा आता हूं किस किस्म के जवाब देंगे। नंबर 1, मेरे अंदाज के मुताबिक सबसे पहला प्रायोरिटी उनका है जो ग्राउंड ऑफेंसिव, 10,000 ट्रूप अभी ब्लू लाइन के आसपास है, कुछ पार कर चुके हैं। हिजबुल्लाह ये 78, 82, 2000, 2006 को भी यही किए थे, लिटानी नदी के आसपास जाके आक्रमण किए थे। हिजबुल्लाह का जो लॉन्च पैड्स है, जहां जहां से वो अटैक करते थे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेररिस्ट को। नंबर 1। नंबर 2, अगर हिजबुल्लाह को वो मान लीजिए डेसिमेट कर देते, क्या यहीं पे लड़ाई समाप्त हो जाएगी? नहीं। इनके साथ देखिए आपके हुतीज हैं कहां पे, यमन में, वहां से भी अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक। दूसरी बात है इराकी मिलिशिया, वो भी अटैक किए हैं। इराकी मिलिशिया का ज्यादा नहीं तो 10 से 15 हजार आज के दिन में है। इसी तरह आपके इस्लामिक जिहादीज में, ये वेस्ट बैंक में छुपे हुए हैं, अभी उस तरफ गजा की तरफ है, उधर हिजबुल्लाह के साथ भी कुछ सुनने मिला है। तो इस किस्म की जो इमीडिएट थ्रेट है, इसको वो किसी भी तरह उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो मिसाइल अटैक हो रहा है ईरान से, ये एक किस्म का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है, और ये आप जो कह रहे हैं 21,000 नहीं, वो 2100 किलोमीटर या 1800 किलोमीटर कम से कम डिस्टेंस, 2100 किलोमीटर जी। ये फिजिकल कॉन्टिग्यूटी ना होने के कारण ये सब हवाई जहाज, ड्रोन, मिसाइल अटैक, रॉकेट अटैक, इन चीजों से वो कर सकते हैं। टैंक ज्यादा है ईरान के पास, लेकिन टैंक को वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं आज के दिन में। उनके मजबूती बाजू जो यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो बदले की बात इजराइल कह रहा है, तो इजराइल भी ईरान के ऊपर क्या मिसाइल अटैक, इस तरह के अटैक कर सकता है? ज्यादा मिसाइल अटैक के अलावा ज्यादातर मेरे को लग रहा है 3 चीजों के ऊपर ध्यान है इजराइल का। नंबर 1, उसका पॉलिटिकल लीडरशिप। नंबर 2, उसके जो नॉन स्टेट एक्टर्स के जो लीडर्स हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह का टॉप, मिडिल, लो लेवल लीडर, सबको उसने बर्बाद कर दिया पेजर अटैक और ये जो आईकॉम वाला अटैक के जरिए से। नंबर 3, कम्युनिकेशन कमांड कंट्रोल, इसको वो पूरा एकदम ध्वंस करना चाह रहा है। ये करते ही उसके बाद जो है, मेरे विचार के मुताबिक, सुबह से बैठा हूं, बहुत सारे पैनल में डिस्कशन हो चुका है, उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उसका ऑयल रिग है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। आप जो अभी चर्चा आपके नैरेटिव में बता रहे थे, न्यूक्लियर हथियार, अगर मैं ईरान की जगह होता, जनवरी के महीने में, जब आपको पता होगा रिपोर्ट में, मेरे ख्याल से दूरदर्शन की रिपोर्ट में था कि 7 दिन के अंदर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। अगर वो नहीं बनाए हैं तो ईरान एक देश लायक नहीं है। उसके बाद ये भी आपके न्यूज में था, 1 महीने के अंदर 6 बॉम्ब और बना सकते हैं, मेरे को याद है अच्छी तरह। चलिए ठीक है, ये जो आप बता रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि ईरान परमाणु ताकत बन सकता है, परमाणु हथियार वो बना सकता है, और साथ ही साथ ईरान के, अगर हम ड्रोन की बात करें और ईरान की मिसाइल की बात करें, तो वो पश्चिम एशिया में काफ़ी इन मामलों में, इन हथियारों को लेकर के काफ़ी ताकतवर है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ईरान के ड्रोन और मिसाइल्स वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इजराइल
और ईरान की ताकत को अगर हम देखें तो कौन भारी पड़ सकता है? देखिए, ये ऐसा मिडिल ईस्ट, ये ऐसा एक जगह है, पूरा विश्व का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अभी सामने फ्रंट लाइन में उस तरफ इजराइल, इस तरफ ईरान हो सकते हैं, लेकिन इन बैकअप किया जा रहा है। इजराइल को बैकअप कर रहा है यूएस, यूके, फ्रांस और काफी हद तक कनाडा भी जुड़ा हुआ है। काफी हद तक इटली का नाम मैंने सुना था अभी। और इस तरफ अगर देखेंगे ईरान की तरफ से जॉर्डन, आपका सीरिया है, लेबनान है, आपका येमेन है, ये सारे जुड़े हुए हैं। काफी हद तक गाजा का नाम अभी गिनती करते नहीं है, गाजा एंड वेस्ट बैंक, ये सारे देशों का। लेकिन ईरान के साथ और भी जुड़े हुए हैं रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। ये मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूं। तो एक देश का अगर आप देखेंगे कंपैरेटिव कॉम्बैट रेशियो अगर देखते हैं, इसमें ईरान का जरूर काफी स्ट्रांग आपका एक फीलिंग होता है, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रीच फाइटर एयरक्राफ्ट का इतना पहुंच होता है। आप मान के चलिए F-15, F-16 अगर है इजराइल के पास, ये बहुत कम समय में बहुत सारे टारगेट्स को स्टैंड ऑफ रेंज से एंगेज करके ये सेफली एग्जिट हो सकता है। ईरान के पास वो काबिलियत नहीं है। ईरान के पास वो मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट है और रशिया के सारे इक्विपमेंट से पुराने हैं, तो इसकी वजह से इतना रीच नहीं हो पाएगा। और ज्यादातर सुपर पावर आप देखिए ना, दो उस तरफ कैरियर फ्रिगेट है, एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका अमेरिका का ऑलरेडी स्टैंड बाय है मेडिटेरियन की तरफ। इस तरफ उसके करीब 12 जहाज आ चुके हैं। कहां पे? पर्शियन गल्फ की तरफ। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि ईरान के साथ अगर कन्फ्रंटेशन होती है इजराइल की, तो अमेरिका एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि अमेरिका अगर इजराइल के साथ नहीं होगा तो तब ईरान और इजराइल का पावर बैलेंस किस तरह से आप देखते हैं? पावर बैलेंस मैं ये देखता हूं, अगर अच्छा अमेरिका, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पावर बैलेंस में अभी भी कहूंगा कि इजराइल इज स्ट्रॉन्गर देन ईरान। बहुत सारे कारण हैं, समय कम होने के नाते मैं नहीं कवर नहीं कर पाऊंगा। मोटे मोटे 3 चीजें बताना चाहता हूं। कॉम्बैट पावर जब आप देखते हैं, सिर्फ हाथ हथियार और नंबर ऑफ वेपन्स को उसके नहीं किया जाता, उसके साथ जो HR है, मैन पावर, एक्सपीरियंस, मैन पावर को दिखा जाता है। इजराइल एक ऐसा आर्मी या डिफेंस फोर्स है विश्व में जिसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस सबसे बेहतरीन है और काफी कॉम्पिटिटिव है। नंबर 2, उसके जो इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी थ्रेशोल्ड काफी हाई है। ये चला गया है 6G स्टेज में, ईरान अभी भी है 3G 4G में। तो तीसरा चीज ये होता है कि इसका जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ईरान के ऊपर सैंक्शन होने के बाद इसने काफी टेक ऑफ किया, लेकिन इसके पास, इजराइल के पास R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अमेरिका और जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज है, लीडिंग इकोनॉमीज उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके वजह से ये काफी इनहेरेंट दिखता नहीं है, लेकिन काफी सपोर्ट मिल रहा है बैक। ठीक है सर, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कई देश चाहते हैं कि वहां पर शांति हो और वहां पर डिप्लोमेसी और बातचीत से वहां पर मामलों को हल किया जाए। आपको क्या लगता है कि अभी की जो स्थिति बनी हुई है, इसमें वहां पर कहीं दूर दूर तक शांति दिखाई देती है? 5 नवंबर 2024 का जो रिजल्ट होगा उससे पूरा जाहिर हो जाएगा। अगर डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं, कमला हैरिस, तो ये लड़ाई खींचती जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है, रिपब्लिकन, ये लड़ाई मेरे अंदाज के मुताबिक बहुत तुरंत, ना केवल यूक्रेन का लड़ाई भी समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार हम दर्शकों को अन्य क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं वो बताएंगे। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ के जा रहे हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर वहलदार पर कब्जा कर लिया है। वहलदार पूर्वी तथा दक्षिणी यूक्रेन में दो प्रमुख मोर्चों के जंक्शन के निकट स्थित है। नाटो के प्रमुख मार्क रूटे ने यूक्रेन को असहायता देने का वादा किया है। रूटे ने मंगलवार को नए महासचिव के रूप में पद ग्रहण किया। नाटो के अधिकारियों और राजनयिकों की उम्मीद है कि रूटे यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने का काम करेंगे। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद अब चक्रवाती तूफान कैराथन ताइवान के काओशुंग और उसके पड़ोसी शहर ताइनान के करीब पहुंच गया है। तूफान की तीव्रता को देखते हुए सभी कार्यालय, स्कूल और कॉलेजों को एहतियातन बंद करने का आदेश दिया गया है। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस और टिम वॉल्स के बीच तीखी बहस देखने को मिली। 90 मिनट तक चलने वाली इस डिबेट में दोनों उम्मीदवारों ने पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव से लेकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, माइग्रेशन, गर्भपात सहित तमाम मुद्दों पर एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती के पास 2 नौकाओं के डूबने से कम 45 लोगों की मौत हो गई है। यमन से जिबूती के लिए रवाना हुई दोनों नावों में लगभग 310 यात्री सवार थे। अब तक 154 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, वहीं बाकी यात्रियों की तलाश जारी है। चीन की सरकार ने कनाडा की एक तरफा और व्यापारिक संरक्षणवाद की नीति पर विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज की है। चीन सरकार के मुताबिक कनाडा में बार-बार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नियमों को नजरअंदाज किया है। चीन का आरोप है कि कनाडा की ऐसी प्रथाएं बाजार व्यवस्था और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुधवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। यह मुलाकात दोनों के बीच व्यापार, सुरक्षा और युवा गतिशीलता जैसे मुद्दों पर पहली बातचीत है। हालांकि कीर स्टारमर ने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ब्रेक्जिट डील पर व्यापक बातचीत नहीं करेगी।